गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। आगे मनीष घूम के। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 8 के कुछ वेव ऑप्टिक्स से कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी करे थे और कुछ रह गए थे, तो उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं। तो 10.7 तक आई गेस हमने कर लिया था। 10.8 के आगे मैंने बोला था करने के लिए। तो 10.8 देखेंगे। व्हाट इज ब्रूस्टर एंगल फॉर अ एयर टू ग्लास ट्रांजिशन? म्यू फॉर अ ग्लास इज 1.5। तो ब्रूस्टर एंगल 10.8, म्यू आपको दे रखा है 1.5। ब्रूस्टर एंगल की बात हो रही है तो ब्रूस्टर एंगल के हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, दैट इज tan IP इज इक्वल टू म्यू। ये हमने डिराइव करा था रिलेशन। तो tan IP इज इक्वल टू म्यू था, जिसमें म्यू की वैल्यू 1.5 है, तो tan IP इज इक्वल टू 1.5। तो IP इज इक्वल टू क्या हो गया? tan इनवर्स 1.5। ठीक है। अब 1.5 की वैल्यू आपको नहीं पता है तो आप ऐसे ही आंसर छोड़ सकते हो, बट एनसीईआरटी के पीछे अगर आंसर देखोगे तो कुछ 56.3 डिग्री दे रखा होगा। क्लियर है? तो ये हो गया 10.8। 10.9 देखेंगे। 10.9 कह रहा है लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 ऑंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन अ प्लेन वेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 यानी कि 10.9, वेवलेंथ दे रखी है 5000 ऑंगस्ट्रॉम। तो आप इसको लिख सकते हो 5000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, या -5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। falls on a plane reflecting surface है। what are the wavelength and frequency of the reflected light का क्या होगा? जो रिफ्लेक्टेड लाइट है सेम उसके लिए रहेगी सर वेवलेंथ तो। वेवलेंथ सेम रहेगी, और फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? फ्रीक्वेंसी भी सेम ही रहेगी। हाँ, मीडियम में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है ना? सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो मीडियम में कोई चेंज नहीं है, तो इफ देयर इज नो चेंज इन मीडियम तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। तो पर वेवलेंथ आपको गिवन तो सेम है, तो 5 इंटू 10⁻⁻7 ऑंगस्ट्रॉम आ गया। बट फ्रीक्वेंसी नहीं पता है, फ्रीक्वेंसी हमें निकालना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है? एयर के केस में फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है सी बाय लेमडा, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लेमडा। ठीक है, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लेमडा। तो सी इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास? 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेवलेंथ आपको दे रखा है 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो आप इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 5/3 कितना हो गया? 0.6। 0.6 इंटू 10⁻⁻7 ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा? 10⁻15। 10⁻15 फ्रिक्वेंसी यानी कि हर्ट्स आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो साइंटिफिक नोटेशन में 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्स क्या आ गई? फ्रिक्वेंसी आ गई। ये किस में आ गई? एयर में, रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए। ठीक है, वेवलेंथ सेम रहेगी, फ्रिक्वेंसी आप फॉर्मूले से निकाल लेंगे, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लेमडा, दैट इज 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। क्लियर है? आगे देखो क्या कह रहा है। फॉर व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल टू द इंसिडेंट रे? For what angle of incident is the reflected ray normal to the incident ray? तो क्या कह रहा है कि किस एंगल के लिए, यानी एंगल आई का वैल्यू पूछ रहा है। अगर
नॉर्मल हो, एंगल आर जो है वो इंसिडेंट के क्या हो, नॉर्मल हो। फॉर व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल टू द इंसिडेंट रे, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड रे है, यानी कि एंगल आई प्लस एंगल आर इज इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री। आप ये कह सकते हो, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का वो बोल रहा है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि एंगल आई कितने का होगा। अगर ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे के लिए है, तो आई की वैल्यू क्या होगी, बहुत सिंपल है, आई प्लस आर इज इक्वल टू 90 है। फ्रॉम लॉ फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, टू एंगल आई इज इक्वल टू 90। तो एंगल आई इज इक्वल टू क्या हो गया, 45 डिग्री। तो इंसिडेंट एंगल क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, क्लियर है बात, यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 10.10 क्या कह रहा है, एस्टिमेट द डिस्टेंस फॉर विच रे ऑप्टिक्स इज गुड अप्रोक्सीमेशन फॉर एन अपर्चर ऑफ 4 mm एंड वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। ठीक है, तो अपर्चर मतलब स्मॉल डी दे दिया, अपर्चर मतलब स्मॉल डी दे दिया। आप सभी के पास एनसीईआरटी होगी या फिर कोई ऐसी रेफरेंस बुक हो जिसपे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो, उनको आप सामने रखा करें। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आइडिया मैं बोलता हूँ, आप ऐसे आइडिया नहीं लगा पा रहे होंगे। जब क्वेश्चन हो तो एनसीईआरटी सामने आप रखा करें ताकि आपको आइडिया लगता रहे कि क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, क्वेश्चन खुद भी पढ़ा करें एक बार। एस्टिमेट द डिस्टेंस फॉर विच रे ऑप्टिक्स इज गुड फॉर अप्रोक्सीमेशन फॉर एन अपर्चर ऑफ 4 mm, 4 mm, तो यानी कि डी दे दिया 4 इंटू 10⁻³ मीटर। उसके बाद क्या कह रहा है कि वेवलेंथ दे रखी है 400 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर माइनस 9 मीटर। आगे देखो क्या कह रहा है कि एस्टिमेट द डिस्टेंस फॉर विच रे ऑप्टिक्स इज गुड अप्रोक्सीमेशन। तो डिस्टेंस फॉर गुड अप्रोक्सीमेशन की जब बात करता है तो उसमें जो आपको वैल्यू निकालनी होती है वो निकालनी होती है फ्रैक्शनल डिस्टेंस की। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन, डिस्टेंस फॉर गुड अप्रोक्सीमेशन का मतलब है फ्रैक्शनल डिस्टेंस। फ्रैक्शनल डिस्टेंस, अब फ्रैक्शनल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, कोई बता सकता है? डी स्क्वायर बाय लैम्डा। डी स्क्वायर बाय लैम्डा। तो डी स्क्वायर बाय लैम्डा डायरेक्ट वैल्यू है आपके पास 4 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर अपॉन में 400 इंटू 10⁻⁻9। तो ये कितना हो जाएगा, 16 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, और नीचे है 400 इंटू 10⁻, इसको जीरो को हटाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 10⁻⁻7। तो 4 से ये गया 4, 4 जा 16 और -7 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +7। तो -6 और +7 क्या हो जाएगा आपका, +1, +1 यानी 40 मीटर, 40 मीटर आ गया आपका आंसर। तो ठीक है, डिस्टेंस फॉर गुड अप्रोक्सीमेशन का आंसर क्या आ गया, 40 मीटर। क्या आ गया आंसर, 40 मीटर। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये टॉपिक सिलेबस से हट चुका है बहुत पहले, तो 10.11 करने की जरूरत नहीं है, 10.11 ये बहुत पहले ही हट चुके टॉपिक। कुछ क्वेश्चन हट चुके हैं बहुत पहले ही। 10.16, 10.16 पे आ जाइए। 10.16, इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। तो 600 नैनोमीटर इसको हम रब कर दे रहे हैं। टेन पॉइंट वन सिक्स इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। वेवलेंथ क्या गिवन है आपको, 600 नैनोमीटर, तो 10⁻⁻9 मीटर। द एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज
द एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज फॉर्म्ड ऑन अ डिस्टेंस स्क्रीन इज 0.1 डिग्री, यानी एंगुलर विड्थ दे दी 0.1 डिग्री, थीटा की वैल्यू दे दी। ठीक है, व्हाट इज द स्पेसिंग बिटवीन द टू स्लिट्स, स्पेसिंग बिटवीन द टू स्लिट्स मतलब डी की वैल्यू पूछ रहा है। अब सबसे पहले मेरे को बताएगा कोई फॉर्मूला थीटा का, एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है? एंगुलर विड्थ का लैम्डा बाय फॉर्मूला स्मॉल डी। लैम्डा बाय स्मॉल डी, लैम्डा बाय स्मॉल डी। अब इसका अगर बेसिक फॉर्मूला देखा जाए थीटा का, वो होता है बीटा बाय डी। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला जो होता है सेपरेशन अपॉन में कैपिटल डी, बीटा बाय डी। और सेपरेशन का फॉर्मूला होता है, सेपरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? सेपरेशन का फॉर्मूला लैम्डा डी बाई डी लैम्डा वी। एक्स। लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो इसकी वैल्यू जब यहाँ पुट करोगे, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा आपको ये मिलेगा, लैम्डा डी बाई डी। ठीक है, तो आपको निकालना है क्या है? डी। तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा बाय थीटा। अब आपके पास लैम्डा है, आपके पास थीटा है, आप इसको रख सकते हो। दूसरी बात, क्योंकि डी जो है वो मीटर में है, डी आपकी वैल्यू मीटर में है, तो यू हैव टू कैलकुलेट जो डी, यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इन रेडियन, रेडियन में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अब थीटा की रेडियन में वैल्यू निकालनी है, तो रेडियन में कोई कैलकुलेट करके बता सकता है कितनी आती है? आपको पता है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? पाई बाय 180 डिग्री हो जाएगा, रेडियन हो जाएगा। तो अगर 1 की वैल्यू इतनी है तो 0.1 की क्या हो जाएगी? 0.1 डिग्री की हो जाएगी, पाई अपॉन में 180 इंटू में 0.1 रेडियन। ठीक है, इस तरीके से आप रेडियन की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो थीटा की जगह जब आप ये पुट करोगे तो आपको इस तरीके से वैल्यू को पुट करना होगा। तो आप देखो d इज इक्वल टू क्या है? लैम्डा आपकी वैल्यू कितनी होगी? 600 इंटू 10⁻⁻⁹। थीटा की वैल्यू पुट करोगे तो थीटा कितना है? 0.1 डिग्री, जिसकी रेडियन में वैल्यू पुट करोगे। तो रेडियन में पुट करने के लिए आप क्या करोगे? 0.1 पाई इंटू 180 डिग्री। इसको फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा कुछ 3.44 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। ठीक है, 3.44 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। ये बात क्लियर है? रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया मैंने, ये सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, ये हो गया। फिर आ जाओ 10.18 पे। 10.18 क्वेश्चन नंबर, टू टावर्स ऑन द टॉप ऑफ द टू हिल्स आर 40 किलोमीटर अपार्ट। दो टावर हैं जो 40 किलोमीटर अपार्ट हैं। ठीक है, द लाइन जॉइनिंग देम passes 50 मीटर above a hill halfway between the towers. The line joining them passes 50 meter above a hill halfway between the towers. Okay. What is the longest wavelength of radio waves which can be sent between the towers without appreciable diffraction effect? ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे देखो बेसिकली क्या है, दो टावर्स हैं जो कि 40 किलोमीटर दूर हैं, 40 किलोमीटर दूर हैं। ठीक है, तो दो टावर्स के बीच का डिस्टेंस है, तो इसको आप एज ए कैपिटल डी ले लोगे।
10.18। तो 10.18 में क्या है कि इसके ऊपर आप टावर को दे दोगे तो टावर बेसिकली जो डिस्टेंस है वो कैपिटल डी आपको दे रखा है 40 किलोमीटर। ठीक है, टावर के बीच का जो डिस्टेंस है 40 किलोमीटर है, तो इसका जो रेंज दोगे वो आपको कम से कम हाफ लेना पड़ेगा। सो डिस्टेंस ऑफ आइदर ऑफ टू हिल्स, दो टावर के बीच का आपको क्या डिस्टेंस दे रखा है, दैट इज दो टावर के बीच में आपका टावर का डिस्टेंस आ गया 40 किलोमीटर। तो आपको किसी एक टावर का जोन लेके चलना है। ठीक है, आप दोनों का नहीं लेके चलोगे, किसी एक टावर का क्या लेके चलोगे, जोन लेके चलोगे। तो किसी एक टावर का मान लो अगर दोनों का जोन 40 किलोमीटर के अंदर अंदर है, तो आप ये मान सकते हो कि हाफ इसका होगा और हाफ इसका होगा। तो हम क्या है कि जो कैपिटल डी है उसको हम 40 बाय हाफ यानी हाफ डिस्टेंस ले लेंगे 40 का। दैट इज कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर यानी 20,000 मीटर। ठीक है, तो मीटर में कितना हो गया, 20,000 मीटर। उसके बाद जो 50 मीटर दे रखा है आपको, द लाइन जॉइनिंग देम पासिस 50 मीटर अबव अ हिल, ये बेसिकली आपको दे रखा है डी की वैल्यू। ठीक है, ये क्या दे रखा है आपको, डी की वैल्यू दे रखा है, जिसे हम फ्रैक्शनल जोन साइज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, फ्रैक्शनल जोन साइज भी कह सकते हैं। तो ये स्मॉल डी की वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज 50 मीटर। ठीक है, क्या दे रखा है, ये 50 मीटर आपको फ्रैक्शनल जोन की डिस्टेंस दे रखा है। तो ऐसे में आपसे वेवलेंथ निकालने के लिए बोल रहा है। तो अगर फॉर्मूला अगर याद हो तो फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल डी इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाय लैम्डा। ठीक है, कैपिटल डी, कैपिटल डी इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाय लैम्डा फ्रैक्शनल डिस्टेंस के बेस पे। तो आप लैम्डा आपको कैलकुलेट करना है, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या कैलकुलेट करना है, लैम्डा ही कैलकुलेट करना है ना। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द वेव, हाँ वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। तो वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर बाय डी। तो आपको बस ये वैल्यू पुट करनी है, तो 50 का स्क्वायर अपॉन में डी कितना है 20,000, तो 50 का स्क्वायर 2500 अपॉन में 20,000, दो जीरो से दो जीरो गया, ये 4 से गया, ये 5 से गया, 5 बाय कितना हो गया 1/8, 1/8 लैम्डा इज इक्वल टू हो गया 1/8। तो 1/8 की वैल्यू कितनी होती है, 0.0125 मीटर। तो लैम्डा जो आ गया वो कितना आ गया आपका 0.25 मीटर, या आप इसको बोल सकते हो 12.5 सेंटीमीटर या 125 मिलीमीटर, किसी भी तरीके से लिख सकते हो। तो ये आपका आंसर होगा इसमें। ठीक है, क्लियर है सभी को। एक लास्ट क्वेश्चन देखिए 10.19, 10.19 को जरा देखेंगे। 10.9 क्या कह रहा है, a parallel beam of light of wavelength 500 nanometer falls on a narrow slit and the resulting diffraction pattern is observed on a screen 1 meter away. It is observed that the first minimum is at a distance of 2.5 mm from the center of screen. Find the width of the slit। यानी कैपिटल डी निकालना है, width of the slit निकालनी है। ठीक है,
तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर फॉल्स, तो वेवलेंथ आपको गिवन है, (10.19) parallel beam of light of wavelength 500 nanometer falls on a narrow slit and the resulting diffraction pattern is observed on the wavelength आपको गिवन दे दी 500 नैनोमीटर, ठीक है, falls on a narrow slit and the resulting diffraction pattern is observed on screen 1 meter away, screen 1 meter away यानी कैपिटल डी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दे रखी है, पोजीशन दे रखी है फर्स्ट मिनिमा की, यानी कि x1 की वैल्यू दे दी 2.5 मिलीमीटर, मिलीमीटर मतलब 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, सेंटर ऑफ द, फाइंड द विड्थ ऑफ द स्लिट, तो विड्थ ऑफ द स्लिट निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, x1 जो होता है वो लैम्डा डी बाय डी होता है, स्मॉल डी निकालना है तो लैम्डा डी बाय x1 हो जाएगा। लैम्डा कितना है 500 नैनो यानी 500 इंटू 10⁻⁹ मीटर इंटू कैपिटल डी 1 अपॉन में x कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁻3। अब इसको आप सॉल्व करोगे, डी की वैल्यू सॉल्व निकालोगे तो वो आपका कितना आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, 2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर आपका आंसर आ जाएगा डी का, यानी कि विड्थ ऑफ स्लिट आ गई। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। सर ये डिफ्रैक्शन पैटर्न है, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न, इसमें ये और मिनिमम का उसमें एन फॉर्मूला है। एन एन लैम्डा आएगा ना उसमें तो। हाँ तो एन फर्स्ट हो गया ना, 1 हो गया ना, पहले बोला है ना इसने, इफ द ऑब्जर्व दैट द फर्स्ट मिनिमम इज एट द डिस्टेंस ऑफ 2.5 मिलीमीटर, तो फर्स्ट बोल दिया यानी एन की वैल्यू 1 हो गई। ओके सर। ठीक है, और किसी को डाउट? सर सोनिया एनी डाउट? दिव्यांशु क्लियर? यस सर। ठीक है, तो ये थे एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो हमने कर लिए हैं, न्यूमेरिकल बेस ये होता है। कुछ और क्वेश्चन हम देख लेते हैं कॉन्सेप्चुअल बेस। What are the reason to believe that light is a wave motion? ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से हम लाइट को वेव मोशन की तरह एक्ट, क्योंकि अभी तक हम रे ऑप्टिक्स में हम रे की तरह ले रहे हैं, बट इस चैप्टर में हमने लाइट को वेव की तरह ले लिया, तो ऐसा क्या रीजन आप दे सकते हो, कोई दे सकता है, बता सकता है? What are the reasons to believe that light is a wave motion? Photoelectric effect. Photoelectric effect. Light undergoes indifference, diffraction, interference, diffraction, and polarization. These phenomena establish that light is a wave motion. ठीक है, रे ऑप्टिक्स में आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन केस देखने को मिलेगा, जबकि इंटरफेरेंस पैटर्न और डिफ्रैक्शन पैटर्न और पोलराइजेशन, ये तीन फिनोमेना जो देखने को मिलते हैं वो रे ऑप्टिक्स में आपको देखने को नहीं मिलेंगे या रे इफेक्ट में देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए इस बेस पे ये इंटरफेरेंस पैटर्न, डिफ्रैक्शन पैटर्न और पोलराइजेशन को शो कर रहा है, दैट्स व्हाई वी कैन से कि ये वेव नेचर को या वेव मोशन को शो कर रहा है। ठीक है,
How much is the phase difference corresponding to the path difference of lambda of two waves reaching a point? How much is the phase difference corresponding to a path difference of lambda of two waves reaching a point? बताइए। इसका तो एक फॉर्मूला भी हमने लिखवाया था, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में रिलेशन मैंने लिखवाया था। 2 पाई कि फॉर लैम्डा वेवलेंथ के लिए हमेशा फेज डिफरेंस 2 पाई होता है। ये ध्यान रखना, आपने देखा होगा, आपने निकाला भी होगा, जब भी आप पाथ डिफरेंस लैम्डा पुट करोगे तो आपको भी फेज डिफरेंस 2 पाई मिलेगा। ठीक है, तो वहां से आपको रिलेशन के बेस पे, वो फॉर्मूले के बेस पे आप निकाल सकते हैं। A and B are 2 points on a water surface where waves are generated. वाटर सरफेस पे A और B 2 पॉइंट ऐसे हैं जहां पे वेव प्रोड्यूस हुई है, जनरेट हुई है। What is the phase difference if A and B are on the same wavefront but separated in a distance by the wavelength lambda? उनके बीच का जो फेज डिफरेंस क्या होगा अगर जो वो फेज डिफरेंस जो है उसमें वो दोनों सेम वेव फ्रंट पे हैं बट सेपरेटेड बाय अ वेवलेंथ लैम्डा। अगर वो सेपरेटेड बाय वेवलेंथ लैम्डा हैं तो फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए? बताएं। अगर वेवलेंथ का जो उनके बीच का डिफरेंस है वो पर लैम्डा है, वे लैम्डा है, तो फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए? अभी तो बताया कि अगर लैम्डा फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस होगा तो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा? 2 पाई। पाई 2 पाई हो जाएगा। पता नहीं सर। अच्छा चलो दूसरे का देखो। इफ ए एंड बी आर ऑन सक्सेसिव क्रस्ट बट linearly separated by a distance 2.5 लैम्डा, तो क्या होगा? ऐसे में आप देखो सेम वेव फ्रंट है, तो अगर सेम वेव फ्रंट होगा तो दोनों का फेज डिफरेंस लैम्डा है, तो एक पॉइंट पे आके उनका पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो आप यहाँ पे पहले वाले का आंसर जो कह सकते हो क्योंकि सेम वेव फ्रंट पे था तो आंसर आपका होगा 0। सोनिया ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, 0। ठीक है। बाकी दूसरा बी और सी के लिए जो है, सी पार्ट है ए और बी आर ऑन सक्सेसिव ट्रफ्स। जब जो जनरेशन वेव है या तो वो क्रस्ट पे हो या ट्रफ पे हो, चाहे कितना भी उनके बीच का वेवलेंथ डिस्टेंस दे रखा है, अगर क्रस्ट पे है और ट्रफ पे है तो उनका फेज डिफरेंस कितना आएगा? हमेशा 2 पाई का। ठीक है, एक क्रस्ट के बाद दूसरे क्रस्ट का जो दिखाएगा वो सक्सेसिव अगर आप दिखा रहा है तो ऐसे में जो फेज डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? 2 पाई। क्लियर है? फेज सेम वेव फ्रंट 0 और सेम क्रस्ट और ट्रफ के बारे में बात हो रहा है, सक्सेसिव और क्रस्ट और ट्रफ के बारे में बात हो रहा है, तो सक्सेसिव क्रस्ट और सक्सेसिव ट्रफ दोनों के लिए क्या होता है? फेज डिफरेंस 2 पाई होता है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट नेसेसरी दैट द एम्पलीट्यूड बी कांस्टेंट ओवर अ गिवन वेव फ्रंट? कोई आपको एक गिवन वेव फ्रंट है तो उसका जो एम्पलीट्यूड है क्या वो कांस्टेंट रहेगा? ऐसा नो जरूरी है? सर। नो सर। और कोई? यस, ये जरूरी है। अगर इन होमोजेनियस मीडियम द एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट है तो उसका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। कैन टू वेव सर फ्रंट्स ये क्रॉस? होमोजेनस क्या है? होमोजेनियस मतलब मीडियम हो गया कि मीडियम में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, मीडियम सेम चल रहा है आपका, होमोजेनियस ही हो गया। ठीक है, जैसे होमोजेनियस मिक्सचर हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता था ना, वैसा। यस सर। कैन टू वेव फ्रंट्स क्रॉस वन अनदर? क्या दो वेव फ्रंट एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं? सर एक ही उसके। कोई भी दो वेव फ्रंट हो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं?
सर मनीष? नो। सोनिया? नो। इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। वही सेम रीजन, अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर कैन बी टू रेज पास, और दो रेज पास होने का मतलब है कि वहां पे दो डायरेक्शंस हो सकती हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं। अ लाइट वेव एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू ग्लास। एक लाइट वेव है जो एयर से ग्लास में एंटर हो रही है। तो हाउ विल द फॉलोइंग द इफेक्ट एनर्जी ऑफ द वेव? एनर्जी ऑफ द वेव कैसे इफेक्ट होगी? बताइए कि अगर कोई लाइट एयर से ग्लास में एंटर कर रही है तो उसकी एनर्जी पे क्या इफेक्ट आएगा? सर कुछ नहीं। कोई चेंज नहीं आएगा। मनीष? सोनिया? निशु? सर आ सकता है शायद। आ सकता है। क्या होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? सर इंक्रीज तो होगा नहीं। तो डिक्रीज होगा। एनर्जी डिक्रीज होगी जब एक लाइट वेव एयर से ग्लास में एंटर कर रही है, तो जो उसकी एनर्जी है वो डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा कि जब ब्रूस्टर एंगल पढ़ रहे थे तो कुछ पार्ट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट भी होती है और कुछ लाइट एंटर भी करती है। तो कोई भी लाइट किसी सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो वहाँ पे कुछ पोर्शन रिफ्लेक्शन को होता है और कुछ पोर्शन एब्जॉर्प्शन का होता है, यानी कि उस मीडियम के अंदर जाता है। तो इसका मतलब जब एक मीडियम में एंटर कर रही है रे, तो उसका कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हो चुका है, तो कुछ पोर्शन एनर्जी निकल गई, तो इसका मतलब एनर्जी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। ठीक है। दूसरा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी ना। नहीं निशु, ऐसा भी नहीं है। फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है। When a wave undergoes reflection at a denser medium, what happens to its phase? ठीक है, कि अगर कोई वेव है वो रिफ्लेक्शन करती है डेंसर मीडियम में, तो उसके फेज पे क्या इफेक्ट आता है? सर कुछ नहीं। सर कोई चेंज नहीं आता होगा। आता होगा। आता फेज होगा। फेज पाई का डिफरेंस, पाई रेडियन का फेज डिफरेंस हो जाता है। जब भी ऐसा होगा तो पाई रेडियन का फेज डिफरेंस हो जाता है। ठीक है। जब भी डेंसर मीडियम में वेव अंडरगो रिफ्लेक्शन, द इट्स फेज चेंजेस बाय पाई रेडियन। इफ अ वेव अंडरगोज रिफ्रैक्शन, व्हाट विल बी द फेज चेंज? अगर कोई वेव रिफ्रैक्शन में जाती है तो क्या फेज में चेंज आता है? पहले रिफ्लेक्शन का था, अभी रिफ्रैक्शन है। तो रिफ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं होता। जब भी रिफ्रैक्शन होगा सर देयर क्लास इज खत्म नो। होने वाली है। हाँ, ठीक है, रिकनेक्ट कर लीजिए। तो रिफ्रैक्शन जब भी होगा तो उसका रिफ्रैक्शन में नो चेंज, फेज में नो चेंज। रिकनेक्ट कर लीजिए, मैं कर रहा हूँ होस्ट पर। तो रिफ्रैक्शन में नो फेज चेंज। When monochromatic light travels from one medium to another, its wavelength changes but frequency remains the same. Explain. मेरे पे भी कर रहा था। हाँ जी। When monochromatic light travels from one medium to another, its wavelength changes but frequency remains the same. Explain. कौन explain करेगा?
यस सर। State the essential conditions for two light waves to be coherent. The two waves must be continuous. The two waves should be of same. अच्छा, state the essential condition for two light wave with coherent. ये मैंने लिखवाया हुआ है कि दो कंडीशन आप मतलब कंडीशन बताइए कि यस जो सर। कोरेंट के लिए क्या क्या होते हैं, आप वहां पढ़ लेंगे. स्टेट टू कंडीशन टू ऑब्टेन सस्टेन इंटरफेरेंस लाइट, ये भी मैंने लिखवाया हुआ है. व्हाट हैपेंस टू द इंटरफेरेंस पैटर्न इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू सोर्स वेरीज कंटिन्यूअसली. क्या होगा अगर इंटरफेरेंस पैटर्न पे अगर हम फेज डिफरेंस को इंटरफेरेंस फेज डिफरेंस बिटवीन टू सोर्सेज वेरीज कंटिन्यूअसली. दो सोर्सेज के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है, जबकि हमने पढ़ा है कि जब हमें इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए तो द सोर्स मस्ट बी कोहेरेंट सोर्सेज. और कोहेरेंट सोर्स का मतलब होता है कि जो दो सोर्स हैं उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए या जीरो होना चाहिए. ठीक है, ऐसा केस होना चाहिए. बट यहाँ पे बोल दिया कि अगर फेज डिफरेंस कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है तो ऐसे में क्या क्या होगा, ये आपसे पूछ लिया है. सर कहीं पे भी ट्रफ और कहीं पे भी क्रस्ट बन जाएगा. अच्छा, और कोई? और कोई आंसर? एनीवन? अगर कंटिन्यूसली वेव फेज डिफरेंस चेंज होता रहेगा, कंटिन्यूसली फेज डिफरेंस अगर चेंज होता रहेगा तो ऐसे में क्या होगा कि जो जो क्या कहते हैं पैटर्न जो मिल रहे हैं ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज, वो कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन को चेंज करते रहेंगे. इतनी कंटिन्यूसली चेंज करेंगे या इतनी रैपिडली चेंज करेंगे कि आप आईज से उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाओगे अगर फेज डिफरेंस में कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है तो मतलब फ्रिंजेस बनेंगे, ब्राइट डार्क फ्रिंजेस बनेंगे, बट वो अपनी पोजीशन कंटिन्यूसली रैपिडली चेंज करते रहेंगे विच कैन नॉट बी डिटेक्ट बाय नेक्ड आई. ठीक है, मेरा भी यही मतलब था. नहीं ये मतलब था. हाँ, ठीक है. Why are coherent sources necessary to produce a sustained interference pattern? Why are coherent sources necessary to produce a sustained interference pattern? जो coherent sources होते हैं वो sustained interference pattern को produce करने में लिए क्यों मजबूर होते हैं? सर उनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट होता है इसलिए बस. Coherent sources have a constant phase difference. This ensures that the position of maxima and minima do not change with time. Sustained interference pattern is obtained. ठीक है, तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा तो उनका मैक्सिमा और मिनिमा की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होगी, और चेंज नहीं होगी तो आपको एक सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न मिल जाएगा. ठीक है, तो इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस हैं. आप लोगों ने कुछ रेफरेंस बुक खरीदी हैं, किसी ने भी मतलब ली हैं या कोई रेफरेंस बुक रखी हो या किसी सीनियर से अरेंज करवाई हो? अभी तो नहीं है सर. चलो ठीक है. जो मैंने क्वेश्चन, अच्छा तुम्हें असाइनमेंट भी भेजने थे. ओके, चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं. कुछ क्वेश्चंस और हैं इसमें, वो मैं कुछ एक पीडीएफ भेजूंगा उसमें से आप पढ़ेंगे. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लगभग 80 क्वेश्चंस हैं, तो आप लोगों को इनको रीड करना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है. ठीक है, अभी किसी को कोई डाउट है तो पूछिए. नो सर. नो डाउट. सोनिया, निशु, नो डाउट सर. दिव्यांशु, ठीक है. तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. टिल देन बाय बाय.